हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्या क्या समझ लिया है, उसको जरा अभी पहले 2 से 3 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी, फिर उसके बाद हमने मिक्सचर्स के बारे में समझा, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को पढ़ा। ठीक है, हमें पता है कि 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और उनको समझने के लिए हमने करी एक्टिविटी 2.1 और फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी 2.2 को भी किया, जिसमें हमने 3 तरह के सॉल्यूशन या मैं कहूं तो मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा आइडिया लिया। उनमें से पहला था सॉल्यूशन, दूसरा था सस्पेंशन और तीसरा था कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटी 2.2 से हमने आइडिया लिया। इतना हमने किया लेक्चर 1 में। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में सॉल्यूशन वाला इस टॉपिक को या इस मिक्सचर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ये होता क्या है, इसमें अलग अलग जितने भी टर्म्स यूज हो रहे थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, इन सब चीज़ों को पढ़ लिया। फिर हमने इसकी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। कंसंट्रेशन में हमने इसके 3 मेथड्स देखे, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको दिखाने के लिए। उन 3 मेथड्स में हमने 3 फॉर्मूलाज को पढ़ा था और उन 3 फॉर्मूलाज के ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। ठीक है, और वो 3 मेथड कौन से थे? 3 फॉर्मूलाज थे बेसिकली। एक मास बाय मास परसेंटेज का था, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का था और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का था। ठीक है, क्वेश्चन किया। और आज के इस लेक्चर में हम ये सस्पेंशन और कोलॉइडल वाला जो पार्ट है इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनसे जुड़े सभी टर्म्स और सारी चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अब लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलो अब हम समझते हैं कि सस्पेंशन होता क्या है। व्हाट इज अ सस्पेंशन सबसे पहले तो। ठीक है, इसको समझने से पहले मुझे बताओ कि क्या तुमने मेरी लेक्चर नंबर 1 देखी है और उसमें जब मैंने एक्टिविटी 2.2 करवाई थी क्या तुमने वो पढ़ी है? अगर नहीं तो पहले वो जाके देख लो, और अगर मेरी बात सुनो, अगर अभी तक नहीं भी देखी ना तो मेरा मतलब है कि इस वीडियो को देखने के बाद जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो में सस्पेंशन को पढ़ने के लिए उस एक्टिविटी में से जौन सा पार्ट समझना जरूरी है ना वो मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में अभी समझा दूंगा। ठीक है, पर उस एक्टिविटी को पूरा देख जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करें। एक्टिविटी 2.2 में सस्पेंशन को समझने के लिए जो चीज थी सिर्फ उतना पार्ट बताऊंगा। एक्टिविटी 2.2 में ना हमने एक क्लास को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उनमें से एक ग्रुप था ग्रुप सी, और ग्रुप सी वाले ग्रुप में जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्हें हमने एक बीकर दिया था जिसमें हमने उन्हें 50 ml वाटर डाल के दिया था। ठीक है, 50 ml तक वाटर डाल के दिया था और उस वाटर में हमने उन्हें डालने के लिए दिया था चॉक पाउडर, चॉक का पाउडर। ठीक है, चॉक पाउडर उन्होंने जब उसमें डाला और मिक्स किया तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद वो चॉक का जो पाउडर है ना वो पानी के नीचे जाके इकट्ठा हो जा रहा है और पानी में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम पानी में चीनी या नमक मिक्स करते हैं तो जब उसको हम पूरी तरह मिक्स करते रहते हैं और जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो पानी में दिखता भी नहीं है ना, वो तो पी के पता चलता है कि पानी मीठा है अगर चीनी डाली होगी तो, या नमकीन है अगर नमक डाला होगा तो वो पी के पता चलता है पानी को, है ना। ऐसे देख के तो पता नहीं चलता, नॉर्मली लगता है पानी क्योंकि पूरी घुल जाती है उसमें चीनी और नमक, है ना। पर चॉक पाउडर के केस में ऐसा नहीं था। चॉक पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ पानी में और उसके नीचे जाके ऐसे इकट्ठा हो गया, बैठ गया। तो ये एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.2 में हमने ग्रुप सी
को जो भी चीज़ें दी थी उससे उनका जो एक मिक्सचर बना था वो सस्पेंशन है। मतलब उस तरह का मिक्सचर सस्पेंशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया जाए और वो अलग अलग दिखाई दे रही हो। चॉक पाउडर अलग दिखाई दे रहा था, पानी अलग दिखाई दे रहा था, वो होता है सस्पेंशन। और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वो तो देख के ही पता चल गया। होमोजीनियस कौन सा होता था? जब दो चीज़ों को मिक्स करो और ऐसा लगे कि अब वो पूरे सॉल्यूशन में सेम ही है या सेम कंपोजिशन में रह रही है। जैसे अगर हमने पानी में चीनी या नमक मिक्स कर दिया तो वो सेम सेम लगेगा ना, ऐसा नहीं लगेगा ना हमने कुछ मिक्स किया। या फिर अगर तुमने एक वाटर लिया और उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर, जो कि एक ब्लू कलर का पाउडर होता है, उसे डाल दिया तो पूरे पानी को ब्लू ब्लू कलर का कर देगा, पर ऐसा पता नहीं चलेगा कि उसमें हमने पहले कुछ डाला भी था। ऐसा लगेगा कलर्ड वाटर है, बस एक वाटर है जिसमें कलर डाला हुआ है, बस ऐसा लगेगा। और पूरे वाटर में वो बहुत ही मतलब ना यूनिफॉर्मली या फिर एक तरह का फैल जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर मिक्स करो ना तो उस पूरे लिक्विड में, उस पूरे मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो इक्वली या यूनिफॉर्मली उसमें फैल जाती हैं। आया समझ? ऐसा नहीं है कि कई जगह पे कम होता है, कई जगह पे ज़्यादा होता है, वाटर अलग दिख रहा है, शुगर अलग दिख रही है, ऐसा नहीं होता। पर हेट्रोजीनियस में ऐसा है, वाटर अलग दिखता है और जो चॉक पाउडर था वो अलग दिख रहा था। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो नेकेड आई से विजिबल होते हैं, यानी कि नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन था तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो नहीं देखे जा सकते थे नेकेड आई से। नेकेड आई मतलब यही जो हमें आंखें लगी हुई हैं, हम इंसानों को आंखें लगी हुई हैं। अगर हमें आंखों के आगे कुछ साइंटिफिक लेंस वगैरह लगाए बिना ऐसे ही देखते हैं इनके पार्टिकल्स को सस्पेंशन के, तो हमें दिखते हैं, पर सॉल्यूशन के नहीं दिखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। पर इसके इतने छोटे नहीं होते, दिख जाते हैं, दिख ही रहा होता है, चौक अलग है पानी अलग है। तो ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या होता है पता चल गया। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिविटी 2.2 में जो ग्रुप सी बना था वो सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कई बच्चों को यही नहीं पता होगा। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विशेषताएं, किसी चीज़ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज। जैसे अगर तुम एक स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर हो, पूरा दिन पढ़ते हो, टीचर्स की बात मानते हो, तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज ये हो सकती हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, डिसेंट हो, एटिकेट्स बहुत है तुम में, तुम डिसिप्लिन्ड हो, टाइम मैनेज करना तुम्हें अच्छे से आता है, तुम फोकस्ड हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं। वैसे ही सस्पेंशन क्या है वो तो जान लिया, पर अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पढ़ लिया ये तो। उसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है, ये भी पढ़ लिया। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को, लाइट की बीम को, या तो मैं कहूँ टॉर्च की लाइट या लेज़र की लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि बस लाइट की ना ऐसा सीधी अगर उस पर लाइट डाली जाए, जैसे कि अगर मैंने कोई सस्पेंशन बनाया, मैंने एग्जांपल के तौर पे वही ले लो, पानी में चौक का पाउडर डाला, एक कांच के गिलास में उसे रखा और एक जगह पे उसे रख दिया, और उसके पास से मैंने टॉर्च जला दी या फिर लेज़र लाइट जलाई, और फिर उसके ऊपर से देखा कि जो टॉर्च की लाइट है या लेज़र की लाइट है वो वहाँ से पास होते हुए हमें दिखाई दे रही है या नहीं, है ना। मतलब उस सॉल्यूशन नहीं, इस सस्पेंशन के अंदर से वो लाइट जाती हुए हमें दिखाई दे रही है या नहीं। कांच का गिलास इसीलिए लिया है ताकि अंदर से देख पाएं कि लाइट का पाथ दिख रहा है या नहीं जाते हुए। ठीक है, तो ये बीम ऑफ लाइट होती है, वो जो लाइट हम डालते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशन के, वो इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। इसीलिए जो लाइट का पाथ है, जो लाइट का रास्ता है जाने का, वो विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है। यानी अगर कोई सस्पेंशन अगर तुमने बनाया, सस्पेंशन बनाने के बाद तुम एक कांच के गिलास में एक सस्पेंशन बनाने के बाद वहाँ रखोगे और उसके में से एक टॉर्च या फिर लेज़र लाइट को पास करोगे, तो तुम्हें उसके अंदर से वो पास होते हुए दिखेगी, उसका पाथ दिखेगा।
क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं और हमें दिखता है। सॉल्यूशन में याद है, सॉल्यूशन में नहीं दिखता था। क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो पाथ विजिबल नहीं होता था। ठीक है, पर ये जो पाथ विजिबल हो रहा है ना, ये कुछ ही देर के लिए होगा। क्यों सर? क्योंकि कुछ देर बाद सस्पेंशन में जो भी हमने दूसरी चीज डाली होती है वो नीचे जाके इकट्ठी हो जाती है। जैसे चॉक पाउडर डाला, वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा होने के बाद फिर वो लाइट पास नहीं करने वाली, क्योंकि ऐसा होने से सस्पेंशन टूट जाता है, सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है और फिर जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। वो भी आगे लिखा हुआ है। अगर हम इस सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, अनडिस्टर्ब्ड का मतलब ऐसे ही बिना हाथ लगाए, बिना कुछ छेड़ा, ऐसे उसको छोड़ दें, तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो चौक का अंदर जो पार्टिकल्स है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है तो तुम्हें पता होगा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट वैसे तो डिटेल में बता दिया था मैंने वहाँ, पर यहाँ तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट को डाल के मिक्स किया जाता है। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर वाटर है, वाटर में मैंने चॉक पाउडर डाला तो वाटर सॉल्वेंट हुआ और वो चॉक पाउडर सॉल्यूट हुआ। और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, यानी वाटर ज्यादा होता है, और सॉल्यूट जैसे कि चॉक पाउडर, वो उस पानी के मुकाबले, पानी के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है? वही चौक का पाउडर, एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे तो इस सस्पेंशन के बहुत 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 सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिर्फ एक यही मान के चल रहे हैं क्योंकि ये आसान है एग्जाम्पल, और इसके तुम्हें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स पूछे भी नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए इस एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें मैं सारे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि अब वो सेटल डाउन हो जाते हैं सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि ये जो सस्पेंशन है ये अनस्टेबल होता है। अगर वो ऐसे नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते तो इसका मतलब वो स्टेबल होता, क्योंकि सॉल्यूशन में ऐसे पार्टिकल्स नीचे जाके नहीं बैठते हैं सॉल्यूट के, इसीलिए वो स्टेबल होता है। पर इसमें बैठ जाते हैं, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। यानी कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट से सेपरेट या अलग किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कौन सा होता है सर? यार देखो, घर में जब मम्मा चाय बनाते हैं या कोई भी चाय बनाता है तो चाय को छानने के लिए एक छन्नी का यूज करता है वो, जिससे कि चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय कप में चली जाती है। वही प्रोसेस फिल्ट्रेशन का ही होता है। समझ लो कि जब मैंने पानी में चॉक पाउडर डाला और फिर उसको मिक्स करके उसको ऐसे फिल्टर किया, जो उसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही कहते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया चाय वाला। तो उसको जब मैंने ऐसे उसमें से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया, उसको फिल्टर किया, तो चॉक अलग रह जाता है और पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सस्पेंशन में से सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल को अलग अलग किया जा सकता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल जब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, तो अब वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। इसका मतलब लाइट का पाथ विजिबल उस टाइम पर नहीं होता जब सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी 4। ये चौथी प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी है इसकी, जिसमें 3-4 प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाती हैं, पर ये सब तुम्हें अब याद करनी होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अभी इन प्रॉपर्टीज का छोटा सा रिकैप फिर से दे देता हूं दोबारा से। ठीक है, ध्यान से सुनना। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज के पार्टिकल को नेकेड आई से देखा जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टीज के पार्टिकल बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे कि लाइट का पाथ उसमें विजिबल होता है। जब हम इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसका मतलब सस्पेंशन अनस्टेबल है। और ये जो सस्पेंशन है उसमें से सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट या अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए। और जो पार्टिकल्स हैं जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, यानी कि उस टाइम पर फिर ये उसके पाथ को नहीं दिखाएगा हमें, उसका पाथ विजिबल नहीं होता है। जब सेटल डाउन हो जाते हैं वो स्कैटर नहीं कर पाता। स्कैटर नहीं कर पाता मतलब फैला नहीं पाता। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, लाइट को और फैला नहीं पाता। ठीक है यार,
यहीं से हमारा सस्पेंशन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन का टॉपिक शुरू। तो चलो, इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो गया हूं। चलो अब हम शुरू करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को पढ़ना। सस्पेंशन को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब कोलॉइडल सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। अब एक्टिविटी 2.2 में ना यार हमने एक और ग्रुप बनाया था जो कि था ग्रुप डी। स्टूडेंट्स थे उसमें भी कुछ, उन्हें हमने उतना ही पानी दिया जितना ग्रुप सी वाले स्टूडेंट्स को दिया था, और फिर उनको उसमें कुछ ड्रॉप्स मिल्क या फिर इंक, इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ के कुछ ड्रॉप्स डालने के लिए कहा गया था। और वो डालने के बाद जो भी मिक्सचर बना उसे कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब उसे कैसे कहते हैं आगे पढ़ो। कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। सस्पेंशन हमने अभी पढ़ा ना, उसके पार्टिकल्स से छोटे होते हैं इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, पर सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स से बड़े होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, दोबारा सुनो, सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स से छोटे होते हैं पर सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, सही है। अब क्योंकि सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स बड़े थे तो इसलिए वो हमें नेकेड आई से दिखाई भी दे रहे थे और पूरे पानी में यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो रहे थे। और क्योंकि अगर होते तो फिर हमें पानी अलग और वो जो चॉक पाउडर था वो अलग थोड़ी ना दिखाई देता, है ना। यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने का मतलब है, या सेम कंपोजिशन में होने का मतलब है कि किसी चीज को अगर मिक्स करो तो फिर वो एक ही शक्ल में दिखाई दे। ऐसा हमें दिखाई ना दे कि हमने 2 या 3 चीजें मिक्स करी हैं, पर ऐसा उसमें दिखाई दे रहा था, इसलिए वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो पाए थे। उसका एक रीजन ये भी था कि उसके पार्टिकल्स काफी बड़े थे, पर यहां इसके पार्टिकल्स का साइज छोटा है सस्पेंशन के मुकाबले, इसीलिए यूनिफॉर्मली ये स्प्रेड हो जाते हैं। और जैसे कि अनडिस्टर्ब्ड छोड़ के उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जा रहे थे सॉल्यूट के, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब यहां पर बच्चों के डाउट आएंगे कि सर अगर ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है, और हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा था कि अगर वाटर में कोई चीज डालो और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए या सेम कंपोजिशन में हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि सॉल्यूशन था। और यहां पे भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है तो ये हेट्रोजीनियस कैसे हो गया सर, होमोजीनियस होना चाहिए था। अरे नहीं, इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से ज्यादा बड़े हैं मेरे दोस्त, और इसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े होने की वजह से लाइट की बीम को भी स्कैटर कर देते हैं। और इसमें लाइट की रे का जो पाथ है, जो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है, वो हमें विजिबल होता है। हाँ, सॉल्यूशन में विजिबल नहीं था क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते थे। पर इसके पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं है सॉल्यूशन जैसे, इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन से छोटे हैं पर सॉल्यूशन से तो बड़े ही हैं। ये पानी में अच्छी तरीके से घुल भी जाता है और लाइट को स्कैटर भी कर देता है, और इसलिए सॉल्यूशन और इसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये होमोजीनियस नहीं रह जाता, ये हेट्रोजीनियस है। आया समझ? अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते क्योंकि सॉल्यूशन से बड़े पर सस्पेंशन से छोटे ही हैं, इतने भी बड़े नहीं है कि देखे जा सकें। बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और ये जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देना, फैला देना, और फिर लाइट का वो पाथ हमें विजिबल होना, ये जो चीज़ है, ये जो टर्म है, इसको नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। सर ये कैसा नाम है टिंडल इफेक्ट, कैसे रख दिया ये नाम उन्होंने? अरे भाई, ये एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है ये। ठीक है, उन्होंने निकाला था ये इफेक्ट, इसीलिए उनके नाम पे रख दिया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन टिंडल इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट, या व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सीधी सी बात है। और ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट के हम कई जगह पर हम ये देखते हैं टिंडल इफेक्ट को। एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट, या इन आवर एवरीडे लाइफ
वेयर कैन यू सी द टिंडल इफेक्ट। कई तरीके से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके कोई भी 2 एग्जांपल्स तुम लिख के आ सकते हो। पहला तो ये लिख सकते हो कि टिंडल इफेक्ट हमें दिखता है जब भी हमारे घर में किसी छेद या होल में से लाइट आ रही होती है, तो हमें वो ऐसे लाइट की रे दिखती है ना आते हुए, जैसे सूरज की किरणें जब आ रही होती हैं तो हमें दिखती है ना आते हुए, दिखती है ना, ऊपर ऐसे लाइट आ रही हुई दिखती है। तो इसी को तो कहते हैं कि रे ऑफ लाइट का विजिबल होना, हमें दिखाई देना, ये टिंडल इफेक्ट है। अब तुम कहोगे सर टिंडल इफेक्ट यहां पे हो रहा है, पर यहां पे ये बताओ कि पार्टिकल्स कौन से हैं जिनसे स्कैटर होके ये हमें दिखाई दे रही है। यार हमारी एयर में डस्ट है, स्मोक है, और भी कई सारे अलग अलग ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जिनसे जो लाइट है वो स्कैटर हो सकती है। जब लाइट स्कैटर होती है ना किन्हीं पार्टिकल्स के जरिए या पार्टिकल्स से, तभी हमें वो दिखाई देती है। इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा अभी तक। तो वो पार्टिकल्स कौन से हैं जिनसे हमें दिखाई दे रही है, वो हमारी एयर में ही प्रेजेंट कुछ स्मोक या डस्ट के पार्टिकल्स है जिनसे लाइट स्कैटर होती है और उसकी रे हमें दिखाई दे रही होती है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जंगल वगैरह में हमें पेड़ के पीछे से लाइट आती हुई दिखाई देती है ना, तो बस वो भी टिंडल इफेक्ट है। जब पेड़ की कैनोपी के पीछे से हमें एक लाइट आ रही हुई दिखाई देती है ना, तुम ना ऐसा करना, तुम अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना और ये जो प्रॉपर्टीज व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन वाला ना एक हेडिंग होगा, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन वाला, उसमें ना नीचे तुम्हें एक फोटो दिखाई देगी जंगल वगैरह वाली, तो उसमें तुम देख लेना कि कैसा दिखता है ये। मैं बाकी एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया, अपने शब्दों में बनाकर इसको लिख के आ जाना, कोई गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिपीट कर देता हूं। एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप डी के बारे में हमने जो पढ़ा था वो कोलाइडल सॉल्यूशन था। एग्जांपल वाटर में मिल्क के कुछ ड्रॉप्स या फिर इंक के कुछ ड्रॉप्स डाल देना, कोलाइडल सॉल्यूशन था। एग्जांपल मैंने बता दिया। पार्टिकल्स इसके सस्पेंशन से छोटे होते हैं, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। पूरे एक सॉल्यूशन में ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, सेम कंपोजिशन होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये होता है। इसके पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते क्योंकि सॉल्यूशन से बड़े पर सस्पेंशन से तो छोटे ही होते हैं। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, और टिंडल इफेक्ट इसे कहते हैं। टिंडल इफेक्ट के 2 एग्जांपल्स मैंने तुम्हें ऐसे ही बताए। अब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलो नोट कर लो इसको। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड, तो मैंने भी वही लिख लिया। बाकी कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, कोलॉइड लिखो या कोलॉइडल सॉल्यूशन लिखो, बात एक ही है। बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज की तरफ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये, बता दिया। इनके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, बता दिया। अब कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, जिससे उसका पाथ विजिबल होता है। अब कोलॉइड्स जो वर्ड है एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, बेसिकली ना कोलॉइड्स तुम ऐसा समझ लो कि एक तरीके के ना पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज कम से कम उतना तो होता ही है कि लाइट की बीम को स्कैटर कर दे, ये होते हैं कोलॉइड्स। तो बस वही कोलॉइड्स हैं, लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं ताकि उसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को कुछ देर तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, जिस वजह से ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये स्टेबल होता है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, उन्हें हम सेपरेट या अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, पर एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूजेशन। इसके जरिए हम इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी हो गई हैं। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ 2 चीजें और हैं जो तुम्हें जाननी है। सबसे पहली चीज, मैं इसको इरेज कर देता हूं, नोट कर लो। मैं 5 तक गिनूंगा फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है? चलो 1 2 3 4 5, चलो फटाफट इरेज कर देता हूं मैं। जल्दी चलो, जल्दी 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 फटाफट से इरेज कर देता हूं मैं। चलो 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 जल्दी 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 हो गया। अब हमें पता है कि जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स थे हमारे पास कुछ, है ना? सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स थे हमारे पास कितने? 2 कंपोनेंट्स थे हमारे पास सॉल्यूशन के। एक था सॉल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट। अब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसके भी हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें से पहला कंपोनेंट है
डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा कंपोनेंट है डिस्पर्स्ड मीडियम। अब सर ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है यार? देखो, डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो हम डिस्पर्स्ड मीडियम में डालते हैं। मतलब अगर हमें पहले से कोई चीज़ दी है और उसमें हम थोड़ी चीज़ जो मिक्स करते हैं वो डिस्पर्स्ड फेस है। जिसमें मिक्स करते हैं जो ज़्यादा चीज़ है उसे डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं। आया समझ? जैसे हमने वाटर लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया था? वाटर लिया, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स मिल्क या इंक के डाले, तो उसमें डिस्पर्स्ड मीडियम क्या था? वाटर था। डिस्पर्स्ड फेस क्या था? वो कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या इंक थे। ठीक है, तो ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स। और एक बात ध्यान से सुनना, तुम्हारी ना एनसीईआरटी बुक में, अगर तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो उसमें एक पेज नंबर 18 पर एक टेबल होगा, टेबल 2.1, जो कि है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, उस टेबल को तुम्हें याद करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समझ के पढ़ना चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार कि हमने ना मतलब समझ ली, अब उसको एग्जाम में याद रखने के लिए हमें वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, रट्टा मारना पड़ता है उनका। समझ ली ठीक है, पर सिर्फ समझने से काम नहीं बनेगा ना यार। समझने के बाद एग्जाम में उस चीज़ को लिखने के लिए हमें उस चीज़ को याद भी तो करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर ये टेबल में तो हमने कुछ याद ही नहीं किया, हमें तो समझा भी नहीं। भाई टेबल में तुम क्या समझोगे मुझे ये बताओ। अगर तुम वो टेबल अभी खोल के बैठे हो तो तुम्हें दिख रहा होगा यार कि ये जो टेबल है इसमें क्या है हमारे पास में। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो टेबल है इसमें हमारे पास में क्या है? सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमें डिस्पर्स्ड फेज दिया हुआ है, मैं ऐसे डीपी लिख दिया। डिस्पर्स्ड मीडियम दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? हमें टाइप दिया हुआ है, और फिर हमें क्या दी हुई है? एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया पर कोई बात नहीं, हमें एग्जाम्पल दी गई हैं। तो ये सब दिया हुआ है। अब डिस्पर्स्ड मीडियम, समझ लो कि मेरे पास मीडियम जो है यहाँ पर दिया ही हुआ है कि एक गैस है, और मतलब गैस, और इसके गैस के अंदर हमने क्या करा? लिक्विड डाल दिया। गैस के अंदर लिक्विड डाल दिया। अब इसका टाइप क्या है? एरोसॉल है। अब तुम कहोगे सर ये एरोसॉल क्या है? यार देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, रट्टा मारनी पड़ती हैं। इस एरोसॉल का कोई मतलब नहीं है। ये जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, यानी कि जिस चीज़ में हमें डिस्पर्स्ड फेज डालना है, मीडियम गैस है, गैस में हमने लिक्विड डाला, वो किस टाइप में आता है? एरोसॉल टाइप में आता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जिसमें हमने गैस के अंदर लिक्विड डाल दियो? तो मैं देखा होगा कि जब भी धुंध होती है, फॉग होती है, फॉग, तो क्या होता है? एयर में वाटर मिक्स हो जाता है, लिक्विड मिक्स हो जाता है, मॉइस्चर मिक्स हो जाता है। क्योंकि तुमने देखा होगा धुंध में जो भी गाड़ियां होती हैं, कार होती हैं, उनके शीशों पे पानी पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो एयर है, जो गैस है, उसमें पानी या मॉइस्चर, लिक्विड मिक्स हो गया है। तो फॉग हो सकता है, स्मोक हो सकता है ना? स्मोक नहीं है, फॉग हो सकता है, क्लाउड्स हो सकते हैं, क्लाउड्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जब गैस में सॉलिड मिक्स कर दिया, लिक्विड में गैस मिक्स कर दिया, तो ये चीज़ें ना यार याद करनी पड़ेंगी। अब इसमें मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम मुझे खुद बताओ। इसमें कोई समझने वाली बात है? रट्टा मारने वाली बात ही है ना, तो मारो। अब तुम कहोगे सर रट्टा नहीं मारना चाहिए, सर साइंस में ना चीज़ें याद करनी चाहिए, साइंस में ना चीज़ें समझनी चाहिए। तो समझो यार, किसने रोका है? समझा तो मैं खुद रहा हूँ तुम्हें, इतनी देर लगा रहा हूँ पूरे यूट्यूब में ना इन टॉपिक्स को। कोई इतनी डिटेल में ऐसे नहीं समझा रहा होगा तुम्हें, और अगर समझा भी रहा होगा तो मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, हो सकता है मेरी नज़र में ना हो, पर इतनी डिटेल में तुम्हें समझा तो रहा हूँ। मैंने कब मना किया तुम्हें समझाने से? पर ये चीज़ें समझने वाली है ही नहीं, ये चीज़ें याद करने वाली हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है यार एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ याद कर लो। क्वेश्चन आता है इस टेबल के ऊपर कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है, डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड है, तो बताओ वो किस टाइप में होगा, या फिर इनके एग्जाम्पल्स बताओ। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 चीज़ें हैं यार। अगर तुम्हें कोई एक तरह की लाइन याद करने में 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, तो वो 8 लाइनें याद करने में 32 मिनट या फिर आधा घंटा के आसपास लग जाएगा। तो आधा घंटे में अगर तुम्हें ये पूरी टेबल याद हो रही है तो क्या जाता है यार, सब ठीक तो है। चलो, तो यहां पे
तुम्हारा ये लेक्चर 3 खत्म होता है, जिसमें हमने सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को, उनकी प्रॉपर्टीज को, वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस को, उनसे जुड़े सारे टर्म्स और कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो खत्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं यार कि इस चैप्टर पर तुम्हारे क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिटेल में खत्म हो चुका है। 4 डिटेल्ड लेक्चर्स में उस चैप्टर को पूरा खत्म करवा दिया गया है। और अगर तुम्हें उस चैप्टर को 1 घंटे से भी कम के अंदर अच्छे से रिवाइज करना है तो उसकी एक 1 शॉट वीडियो भी बनी हुई है। अगर तुम्हें इस चैप्टर 2 की मतलब मिक्सचर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, वो सब मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेक्चर 1 और 2 में मैंने जो भी करवा दिया, लेक्चर 3 में मैंने ये करवा दिया। उसके अलावा अगर तुम्हें तुम्हारे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम करना है तो वो भी कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर इस चैनल पे, जिसमें तुम्हें उस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस भी करवाई हैं और उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अलग लेक्चर्स में करवाया है। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज करवाने से पहले उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कंसेप्ट जरूरी हैं उनके लेक्चर्स आए हैं। जैसे पहले लेक्चर 1 आया, फिर 1.1 को मैंने अलग वीडियो में सॉल्व करवाया, यानी लेक्चर की वीडियो अलग, एक्सरसाइज की वीडियो अलग। ऐसे नंबर सिस्टम डिटेल में खत्म हो चुका है, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, तुम प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तुम्हें दिख जाएंगी। ठीक है, बस हो गया। लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जिसको इस चीज़ की नीड है। कमेंट कर देना, अच्छा सा एक फीडबैक दे देना अगर देना चाहो तो, कोई भी। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।